नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए 4 महीने हुए थे। अप्रैल का महीना था। लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ आ रहे थे। अपने भाषणों में वो पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की याद दिला रहे थे। लेकिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा था, जब तक प्रदेश में कांग्रेस का सफाया नहीं होगा, नक्सलवाद का अंत नहीं होगा। वो मौका चुनाव प्रचार का था, तब उनकी इन बातों को हो सकता है ज्यादा गौर नहीं किया गया हो। लेकिन आगे मैं जो आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद हैरान करने वाले हैं। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में 3 दिन के दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, नक्सल मामलों में नक्सलवाद के सफाये को लेकर छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिव से बैठक करेंगे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो उनके प्रोटोकॉल में और भी कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ वो संगठन और सत्ता की चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज चर्चा है छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद और कांग्रेस के कनेक्शन की, खासकर पूर्ववर्ती भूपेश बघेल का भी क्या सीधे तौर पर कोई नक्सलियों से संबंध था, इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि 5 साल 2018 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार रही। उनकी सरकार में एक अनपढ़ मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री बनाए गए, आबकारी मंत्री बनाए गए। नाम तो आप जान ही गए होंगे, कवासी लखमा इनका नाम है, जो 25 मई 2013 को झीरम कांड में नक्सलियों द्वारा छोड़ दिए गए, अभयदान दिए गए। बावजूद इसके वो दिखावे के लिए अस्पताल में एडमिट भी हो गए। जिन हालातों में उन्होंने झीरम कांड के दौरान के अपने प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के साथ नक्सलियों से मंत्रणा कर रहे थे और नक्सली ने उन्हें छोड़ दिया। कई मौकों पर कवासी लखमा की ऐसी बेहद संदिग्ध हरकतें रही। लेकिन आज झीरम कांड को 11 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। कवासी लखमा, भूपेश बघेल और नक्सलियों के संबंधों को हम आगे समझेंगे। फिलहाल मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिन पर आप गौर करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की संख्या 2004 से 2014 तक, यानी जब तक केंद्र में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 14,662 घटनाएं हुई थी जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हुई थी। लेकिन 2014 जब से मोदी सरकार बनी, तब से लेकर 2023 के बीच 9 सालों में यह आंकड़ा घटकर आधा हो गया। 7,128 ही वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हुई। यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 14,662 घटनाएं हुई और मोदी सरकार के कार्यकाल में 7,128 घटनाएं हुई। दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में 72% की कमी आई है। 2004 से 2014 की अवधि में 1,700 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, जबकि 2014 से 2023 के बीच ये घटकर 485 रह गई। 2010 में जहां हिंसा प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी, जिसमें 53% की कमी आई, 2022 में यह घटकर 45 ही रह गई। वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद की आंकड़े पूरे देश के थे। लेकिन यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 2018 तक जब तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, यदि उस साल की भी मैं बात करूं तो 2018 में 112 नक्सली मारे गए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सत्ता आई, 2019 में सिर्फ 65 नक्सली मारे गए और 2020 में संख्या और घट गई, सिर्फ 40 नक्सली मारे गए। 2021 में 51 नक्सली मारे गए, 2022 में 30 नक्सली मारे गए और 2023 में तो सबसे कम सिर्फ 20 नक्सली ही मारे गए। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ में नक्सली सुरक्षित थे और जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जिस वक्त विष्णुदेव साय सरकार बने सिर्फ 4 महीने हुए थे, अपने चुनाव प्रचार के दौरान साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रदेश में जब तक कांग्रेस का सफाया नहीं होगा, तब तक नक्सलियों का अंत नहीं होगा। उन 4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान भी 80 नक्सली सिर्फ 4 महीने में मारे गए थे। 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण कर चुके थे, जबकि 18 आम नागरिक और 8 जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। ऐसी आंकड़ों को जानने समझने के बाद अब बारी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नक्सल कनेक्शन को लेकर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में आखिर नक्सलियों के विरुद्ध वैसी मुहिम क्यों नहीं चलाई जा सकी, जैसे मौजूदा हालात में हमारे जवान नक्सलियों की मांग में घुसकर उन्हें मार रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं, नक्सलियों का सफाया हो रहा है, नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना साकार होती नजर आ रही है। कांग्रेस के नक्सलियों के प्रति इस झुकाव को हम समझने से पहले हाल की कुछ घटनाओं पर यदि गौर करें तो बलौदा बाजार में जो आगजनी हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की साफ तौर पर संलिप्तता नजर आई, जिन वजहों से वो जेल में है, उन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दिन लगातार पोस्टर जारी किया है। देवेंद्र यादव को साफ तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि का बताते हुए कांग्रेस को घेरा गया है। जैसा कि इस पोस्टर में बताया गया है कि कांग्रेस ने 10 साल पहले देवेंद्र यादव को एनएसयूआई से बर्खास्त किया था। अब उसी देवेंद्र यादव के सामने कांग्रेस आंखों में पट्टी बांधे नजर आ रही है। जैसे कि आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह देवेंद्र यादव के पीछे खड़ी नजर आ रही है, वह पार्टी आला कमान ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को भी देवेंद्र यादव से मुलाकात के लिए जेल भेजा है। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ जेल में मुलाकात करने गए। इस पूरी राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल बड़े ही पशोपेश में नजर आ रहे हैं। पार्टी आला कमान देवेंद्र यादव को जिस तरह से आगे कर रही है, देवेंद्र यादव की भूमिका पूरा प्रदेश और आम जनता भी देख रही है। बलौदा बाजार हिंसा कांड में साफ तौर पर देवेंद्र यादव अराजक तत्वों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। इसी तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में पहले भी चल रही थी, जहां सीधे तौर पर आंकड़े भी बता रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं कि नक्सलवाद की विचारधारा के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आ रही थी। अब अराजक तत्वों के साथ भी कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसी राजनीति को जनता भी अब खूब समझ रही है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल और सरजू टेकाम के कनेक्शन जग जाहिर है। सरजू टेकाम इस वक्त जेल में है। जिस तरह से मानपुर मोहल्ला के अलावा और बालोद उसके आसपास के जंगली इलाकों में खुलेआम सरजू टेकाम और उनका नेटवर्क काम कर रहा था। साफ तौर पर हिंदुवादी नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर कलम करने की बात हो, सार्वजनिक रूप से मंच में कहता था, पवित्र कांवड़ यात्रा को रोकता था, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करता था। साफ तौर पर ऐसी नक्सली गतिविधि करने वाला सरजू टेकाम उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का खास व्यक्ति बना हुआ था, जिनसे जाकर नंद कुमार बघेल मुलाकात करते थे। क्या बातें होती थी। नंद कुमार बघेल जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो जिस तरह के विचार प्रकट करते थे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में साफ तौर पर अपमानजनक भाषा बोलते थे। ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसे दबाने छिपाने की काफी कोशिश उस समय की सरकार ने की, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही थी। साफ तौर पर जो व्यवहार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार वामपंथ से प्रभावित थी। भूपेश बघेल के जो सलाहकार थे, उनके व्यवहार को लेके भी लोग अच्छी तरह जानते थे। चाहे वो रुचिर गर्ग हो, चाहे वो विनोद वर्मा हो, उनके द्वारा जिस तरह से वामपंथी विचारधारा को पोषित किया जाता था, उस समय की मीडिया कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। सरकार का आतंक इस तरह से था, घपले घोटाले लाइन से हो रहे थे, घपले घोटाले भी बेहताशा हो रहे थे, आवाज दबाई गई। मौजूदा हालात में जिस तरह से खासकर बस्तर में परिवर्तन आ रहा है, सरगुजा में 14 की 14 सीटें जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से चले गई, वहां से भी एक संदेश साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि जनता भी अच्छी तरह समझती है कि किस तरह से नक्सलियों को खाद पानी देने का काम किया जाता रहा। शायद यही कारण रहा होगा कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए, वो राजनीति के जानकारों को भी बेहद अप्रत्याशित लग रहे थे। कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई, उसका ठीकरा साफ तौर पर भूपेश बघेल के माथे फूटना था। लेकिन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ संगठन की यह मेहरबानी थी कि भूपेश बघेल को सीधे तौर पर कसूरवार नहीं ठहराया गया, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया गया। कई लोकसभा क्षेत्रों पर भूपेश बघेल के पसंद के उम्मीदवार उतारे गए। हालांकि चुनावी मंच में भूपेश बघेल के सामने सुरेंद्र दास वैष्णव जैसे कांग्रेस के कई नेता जो जिला पंचायत सदस्य जैसे जिम्मेदार पद पर थे, साफ तौर पर आईना दिखाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के नक्सल कनेक्शन की बात को साफ तौर पर पार्टी फोरम में रख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई। आखिरकार जनता ने विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर जो जनादेश दिया
किया है, जिस तरह का संदेश दिया है, वहां से एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह के परिणाम खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों से आए हैं, उससे भी संदेश साफ है कि कांग्रेस का नक्सल कनेक्शन छत्तीसगढ़ में खासकर भूपेश बघेल और उनकी जो कोटरी है, उनके जो करीब के नेता हैं, उनसे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसी विषयों को जानने समझने गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जो इंटेलिजेंस की ढेर सारी खबरें निकल कर आ रही है। हमारे पास भी कई गोपनीय जानकारियां चलकर आती है, जो तथ्यात्मक होती है, पुष्ट होती है, पर्याप्त सबूत होते हैं। अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए, उससे ही एकदम स्पष्ट है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान नक्सल मामलों में इस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, तो क्या कारण रहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में नक्सली बचते रहे, बहुत कम संख्या में नक्सली मरते रहे, वो भी तब जब भूपेश बघेल दावा करते थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, तब हम झीरम कांड के दोषियों को सजा देंगे। वो तो यहां तक कहते थे कि उन्हें दोषियों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन कवासी लखमा जैसे करीबी साथियों को पाकर भूपेश बघेल ने जो कुछ किया, जिस तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, उससे कहीं आगे अब नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना साकार होती नजर आ रही है। दरअसल ये बहुत बड़ा बदलाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। यहां मैं आपको एक ताजा चर्चित घटना की तरफ लेके जा रहा हूं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह से यौन शोषण किया गया, जनता सड़कों पर उतर आई, रेल मार्ग को बाधित कर दिया गया, जनता का जिस तरह से उपद्रव था, जिस तरह से आक्रोश था, जिस तरह से पुलिस बल के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया, वो गुस्सा जायज भी था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ के भिलाई के सेक्टर 6 में एमजीएम स्कूल में फरवरी 2016 में ऐसी घटना उजागर होती है जहां 4 मासूम बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मी के द्वारा यौन शोषण किया गया। इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भी भूमिका थी। जिन 4 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था, उनके चारों के परिजनों ने मुझे अधिकृत किया था कानूनी रूप से मदद पहुंचाने के लिए, सामाजिक रूप से बातों को उठाने के लिए। मैंने लगातार उस मामले को करीब से देखा, लेकिन आज बदलापुर की घटना से मैं यदि तुलना करता हूं, बदलापुर के स्कूल में भी एक सफाई कर्मी आरोपी था और भिलाई के सेक्टर 6 के एमजीएम स्कूल में भी सफाई कर्मी ही आरोपी था। लेकिन तब जनता सड़कों पर नहीं उतरी जिस तरह से महाराष्ट्र के बदलापुर में जनता सड़कों में उतरी है। यही एक बहुत बड़ा बदलाव है, जागृति आई है, लोगों ने आक्रोश के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंदी दी है। जिस देश में, जिस सनातन समाज में छोटी बच्चियों को देवी माना जाता है, कन्या पूजन होता है, उस देश में मासूम बच्चियों के साथ ऐसे व्यभिचार का ऐसा ही कड़ा प्रतिकार आएगा। बदले हुए हालात में समाज की बदली हुई हर तस्वीर के साथ अंदर खाने की वो सारी बातें आपके सामने रखते हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। तो आजकल के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।